हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरुषोत्तम पटेल है और मैं इस एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन से स्टार्टिंग होगा और फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले जियोग्राफी के पूरे बुक को एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जियोग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया है, खंड क में और खंड ख में। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट है और ये जो पार्ट है ये हमारा आपदा प्रबंधन का है। जैसे मैंने बताया था कि हमारा पांचवा पार्ट था क्या, आपदा प्रबंधन, जो कि जियोग्राफी वाले बुक में ही दिया हुआ है। तो जियोग्राफी वाले बुक में आपदा प्रबंधन को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ऐसा इसमें खंड ख में यहाँ पर आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा मेन पार्ट दिया हुआ है, वो भी इकाई में, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस तरह का, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इस फॉर्म में चैप्टर्स दिए गए हैं। इकाई फर्स्ट में हमारे पास है क्या दिया हुआ है, भारत संसाधन एवं उपयोग, मतलब भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है, वो सारी चीज़ें इकाई 1 में दिया गया है। ठीक है, किसमें, इकाई 1 में। इकाई सेकंड में हमें कृषि के बारे में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कितने ऐसे लोग हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कृषि के लिए कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। कृषि के लिए सरकार क्या कर रही है, वो सारा हम लोग इकाई 2 में पढ़ने वाले हैं। किसमें, इकाई 2 में। ठीक, इकाई 3 में हम लोग निर्माण उद्योग, मतलब जो भी इंडस्ट्री में, क्योंकि आजकल जो है ऐसा हो गया है कि बहुत सारा जो है अधिकांश लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, बिना इंडस्ट्री का कोई काम ही नहीं हो रहा है। जैसे कि बुक के लिए इंडस्ट्री उसके लिए छपाई का काम करती है, मार्केट के लिए उसके लिए भी इंडस्ट्री काम कर रही है, इंक बना रही है, छड़ के लिए छड़ हो गया, सीमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री ही बना रही है। तो इंडस्ट्री का निर्माण जो है, निर्माण उद्योग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए जो है इसे हमें चैप्टर 3 में यानी कि इकाई 3 में पढ़ेंगे। ओके, चौथा में परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। बस हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, तो उन सब का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो वो जब रहेंगे, वो सुविधाएं जब रहेंगे तभी तो हम कर पाएंगे, काफ़ी इजीली तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जाना कि आखिर में कौन कौन से सिस्टम है, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया है, वो सारी चीज़ें किसमें, चैप्टर 4 में। ठीक है, इसी में दिया हुआ संचार। संचार कहने का मतलब कम्युनिकेशन, जैसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो हमारा कम्युनिकेशन है, टीवी पर हम लोग लाइव प्रसारण देख पाते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन है, आप जो है यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ये आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन न रहता तो आप फिलहाल यूट्यूब पर पढ़ नहीं रहे होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में जानकारी लेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है, किस देश में कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वो सारी चीज़ 4 में। ठीक, इसी 4 में भी और दिया हुआ है व्यापार, ट्रेड जिसको बोलते हैं। तो बिना व्यापार के, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे यूनिवर्स में व्यापारी उपलब्ध है तो व्यापार तो होगा ही। तो व्यापार के लिए होता क्या है, ये व्यापार एक्चुअल में है क्या, चीज़ों का आदान प्रदान। जैसे मेरे पास प्रोडक्शन हो रहा है किसी पदार्थ का, तो मैं उसका व्यापार के माध्यम से उसका जो है लोगों के पास मैं उपलब्ध कराऊंगा। ओके, दूसरे देश में भिजवाऊंगा, जिससे हम ये निर्यात बोलते हैं। अगर कोई मेरे पास कोई सामान की कमी है और मैं बाहर से मंगवाना चाहता हूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। तो इस चीज़ को, पूरे फिनोमेन को हम लोग व्यापार बोलते हैं। ओके, और व्यापार हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से व्यापार इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ 4 इकाई में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, मानचित्र अध्ययन, मैप। चूंकि भूगोल है, भूगोल तो मानचित्र के बिना बिल्कुल अधूरा है। यूँ कहा जाए तो भूगोल जो है मानचित्र पर अगर पढ़ा जाए तो हम लोग काफ़ी तेज़ी से हम लोग ये समझ पाएंगे। तो मैप में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसमें कौन सी नदियाँ कहाँ पर है, कौन से पहाड़ कहाँ पर है, पहाड़ के लिए कौन से पिक्चर दिखाए जाते हैं, मैप में कहाँ पर उनके सिंबल वगैरह सारी चीज़ हम लोग मैपिंग पढ़ेंगे, मतलब इकाई 5 में। ठीक है, इसमें मानचित्र पढ़ा जाएगा। क्लियर?
सॉरी मानचित्र इसमें 5 में नहीं है, वो 6 में है। मानचित्र जो है 6 में है, ओके, ये हमारे पास 6 में है। तो 5 में क्या है, चूँकि हम लोग रहते हैं बिहार राज्य में, और बिहार राज्य में रहते हैं, और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर अधिकांशतः कृषि होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर है नहीं, जिसकी वजह से मजदूरों का पलायन करना पड़ता है। तो इसलिए जो है बिहार में किस तरह की कृषि की जाती है, कैसी यहाँ पर कृषि की व्यवस्था क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें इकाई 5 में देखेंगे। और यहाँ पर वन संसाधन, कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर क्या नाम है, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन। तो कृषि हम लोग इसमें तो पढ़ लेंगे। वन संसाधन के बारे में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बिहार में जंगल है, कुछ इलाकों में, हर जगह नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में पहाड़ के साथ साथ जंगल भी है, जहाँ पर बहुत सारे कीमती लकड़ियाँ मिल जाती हैं, और साथ ही साथ हमें खाद्य पदार्थ की चीज़ें भी मिल जाती हैं। गोंद के लिए हमारे पास पेड़ पौधे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे, किसमें, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन में। क्लियर। आगे ये तो था खंड क में। खंड ख में ये कौन कौन सा है, इसमें भी इकाई में बांटा गया है। इकाई फर्स्ट, इसमें पहला में क्या है, आपदा प्रबंधन। ये है क्या, प्राकृतिक आपदा होता क्या है, इसमें परिचय के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, कौन कौन से घटनाएं जो है आपदा में आएंगी, क्या एक चींटी मर जाए तो क्या वो आपदा होता है क्या, नहीं। तो कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपदा के अंतर्गत आएगी, वो सारा सामान्य परिचय जो है इकाई फर्स्ट में दिया गया है। क्लियर। दूसरा में क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा के बारे में, वो भी खास कौन कौन सा, बाढ़ और सुखाड़। जैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाए तो बाढ़ कहते हैं, और काफ़ी कम मात्रा में मतलब बारिश हो ही ना, पानी की काफ़ी किल्लत हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि वहाँ पर सुखाड़ हो चुका है। तो इन दो पार्टिकुलर प्राकृतिक आपदा के बारे में इकाई 2 में पढ़ना है। ओके, जो हर साल जो है हमारे भारत में आते ही रहते हैं कुछ पार्टिकुलर एरिया में। क्लियर। तीसरा में हमारे पास आएगा, इसमें भी 2 तरह के आपदा प्रबंधन का जिक्र किया गया है। पहला हमारे पास भूकंप और दूसरा हमारे पास ये सुनामी। इकाई 3 में क्या है, भूकंप और सुनामी। भूकंप जब हमारा जमीन जो कांपने लगता है अंदर की हलचल की वजह से, हमारा जमीन जो है पूरा ऊपर वाला जो लेयर है वो कांपने लगता है, उसे हम लोग भूकंप बोलते हैं। ओके, जो जिसका जानकारी हम लोग ये इकाई 3 में लेंगे। और सुनामी क्या होता है, सुनामी एक तरह का चक्रवात टाइप का होता है, जिसमें अगर वो भूकंप जो है समुद्री वाले इलाके में होता है तो वहाँ पर समुद्र का अधिकांशतः पानी जो है टाइड के रूप में उसके समुद्री तट पर जो आने लगता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। जैसे कि पूरा इलाका ही वो डूब जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से हम जानकारी इसमें पढ़ेंगे। क्लियर। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। ठीक। उसके बाद हमारे पास इकाई 4। इकाई 4 में क्या है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। मतलब कोई भी घटना होती है तो उससे हम लोग कैसे बचा जाएगा, उनके लिए हमारे पास क्या क्या प्रबंधन होना चाहिए, वो सारा हम लोग 4 में पढ़ेंगे। ओके, मतलब 4 को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बचाव के तरीके दिए गए हैं कि कैसे हम लोग प्राकृतिक आपदा से बचना है, कैसे उसका निपटारा करना है। क्लियर। इकाई 4 में। ठीक। 5 में क्या है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा के दौरान जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या, इस चीज़ का, संचार का, कम्युनिकेशन का। क्योंकि जब आपदा आता है तो सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे तूफान आया, टावर गिर गया या फिर टावर उखड़ गया या फिर बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पूरा ठप्पी हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग बाहरी इलाके के लोगों से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, नहीं बता पाते कि हाँ हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनका यूज हम लोग करके जो है, चाहे कितना भी टावर फंसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी न रहे, लेकिन फिर भी उन इक्विपमेंट का, उन औजारों का इस्तेमाल करके हम लोग जो है किसी अदर पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब अपनी सूचना जो है उन तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हेम रेडियो इसमें खास बताया गया है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें कवर करेंगे इकाई 4 में। क्लियर है सर। ओके, 5वां में क्या है, सॉरी ये तो चौथा था ना, ये 5वां में हम बात कर रहे थे। ओके, वैकल्पिक संचार संसाधन जो है, संचार साधन जो है वो हम लोग इकाई 5 में बात कर रहे थे। अगला हमारा छठा और लास्ट इसमें है क्या, आपदा और सह अस्तित्व।
जैसे कि आपदा जो है किसी किसी खास इलाके में फिक्स होता है कि वहाँ पर आता ही आता है। जैसे हमारे बिहार के उत्तरी इलाके में कन्फर्म है कि वहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ की जो कोसी नदी है उत्तरी बिहार में, वो हमेशा अपने साथ बाढ़ का पानी लेकर आता ही आता है। ठीक है, तो सह अस्तित्व कहने का मतलब पहले से ही वहाँ पर आपदा जुड़ा हुआ है। जैसे जापान में भी ऐसे घर बनाए जाते हैं पार्टिकुलर इलाके में कि वहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। किस तरह का? लकड़ी का घर, ताकि वो ढीले भी तो ज़्यादा नुकसान न हो, या फिर ज़्यादा खर्च करके वहाँ पर ये भवन वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। किस इलाके में? जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते रहते हैं। ठीक है, तो आपदा के साथ साथ उसका सह अस्तित्व है क्या, मतलब कब से वहाँ पर ये आ रहा है, भूकंप वगैरह या फिर ज्वालामुखी वगैरह आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया का क्या अस्तित्व है आपदा को लेकर, उन सब के बारे में इकाई 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, जियोग्राफी के लेसन फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 1 में। ठीक है, इकाई 1 का नाम क्या है? भारत के संसाधन और उपयोग। क्या? भारत के संसाधन और उपयोग उसके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी, वैसे शेयर भी करना हो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ये क्या है हमारे पास? इकाई 1 है। ठीक, इकाई 1 है। सबसे पहले हम लोग किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो शीर्षक है उसके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस शीर्षक को देखने से क्या लगता है? आपके पास काफ़ी नॉलेज तो इसके बारे में हो रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए। ठीक, भारत एक विशाल देश है, ये तो आपको पता है, और इसका एरिया, क्षेत्रफल पूरे विश्व का सातवें स्थान पर रखता है। ठीक, और यहाँ पर जनसंख्या लगभग अभी फिलहाल जो है 130 करोड़ के आसपास माना जाता है, मतलब 130 करोड़, हाँ 1 अरब 30 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या मानी जाती है। तो ये हमारे काफ़ी खास इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि ये हमारा अपना देश है। ठीक है, तो हमारे इस अपने कंट्री में, इस देश में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और उनका उपयोग जो किस तरह से किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, वो सारे इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और ओके, भारत तो आप जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या है? एक देश है। तो इस देश में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? आपको इसका डिफिनेशन पता है क्या? प्रीवियस क्लासेस में इसके डिफिनेशन तो आपने देखा होगा। संसाधन किसे कहते हैं? वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वो सब के सब हमारे लिए संसाधन कहलाते हैं। क्या बोला? वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। मतलब हमारे देश में, हमारे भारत देश में कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन से उपयोगी चीज़ें हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और किसका जो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है और किसका कम, वो सारा इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उपयोग तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब हमारे देश में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं और उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है, वो सारा इस चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, तो शीर्षक तो आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग यहाँ पर क्या चीज़, शुरुआत में लिखा हुआ संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्स का आखिर में इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में यहां पर मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है? मार्केट क्या है? ये एक संसाधन है। कैसे इसका मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बिना मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? तो संसाधन के महत्व के बारे में बोल रहा है, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, आप खाना खाते हैं संसाधन है, टीवी देखते हैं संसाधन है, मोबाइल पर बात करते हैं वो आपके लिए संसाधन है। तो हमारे इस लाइफ में संसाधन का महत्व तो है ही ना। ये बिना इसके हम लोग एक पल भी आगे चल नहीं सकते। चल सकते हैं नहीं ना, क्योंकि मिट्टी भी एक संसाधन है, उस पर भी चलने के लिए हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि ये संसाधन पर ही चल रहे हैं। गाड़ी हो गया हमारे पास, परिवहन हो गया, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन ही है, क्योंकि उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो संसाधन का महत्व यही हमारे लिए कि सुबह के उठने से रात के सोने तक और सोते रहने तक वो उन सब टाइमिंग में जो है हम लोग संसाधन से एक्चुअल घिरे हुए। बिना संसाधन के कोई ऐसा मनुष्य है क्या कि मतलब बिना संसाधन के इस दुनिया में कोई चल रहा हो, टहल रहा हो? ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भिखारी है वो भी तो संसाधन पर ही चल रहा है ना। ओके, क्या बोला आप? वो भी संसाधन पर ही चल रहा है। सड़कें हमारे लिए संसाधन है बिल्कुल भी। ठीक है, रोड वगैरह हो गया, जमीन हो गया, ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि इनके हम लोग यूज करते हैं। सड़क पर हम लोग चलने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का काम करते हैं। तो संसाधन का महत्व है। ओके, समझ पा रहे इसको? बिना इसके हम लोग रह नहीं सकते, ये बात तो कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संसाधन आगे बोल रहा है इसमें क्या कि संसाधन जो है दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के? दो तरह के संसाधन। ये जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारा क्या, भौतिक, दूसरा जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन, ये फिजिकल रिसोर्सेज है। ओके, और ये बायोलॉजिकल। ठीक, तो इन दोनों में ये दोनों है क्या एक्चुअल में? तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा। आपने नदियाँ देखा है, संसाधन है। आपने बहुत सारे तत्वों को देखा होगा, सोना चांदी, ये सब हमारे लिए संसाधन है। पेट्रोलियम को देखा होगा, ये हमारा भौतिक संसाधन है। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें जो नेचर ने प्रदान की है और साथ में निर्जीव हो। ओके, वो क्या हो, निर्जीव हो, तो उन सब को हम लोग फिजिकल में रखा जाएगा, मतलब भौतिक संसाधन में रखा जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, भूमि हो गया, भूमि, मृदा, नदियाँ, ठीक है, etc। इस तरह की चीज़ें जो है हमारे क्या हो जाएंगी, ये हमारे लिए भौतिक संसाधन है, फिजिकल, जो हमें दिख रहा है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। मतलब ये हमारे लिए क्या है, ये जीवित नहीं है। वो क्या है, जीवित नहीं तो अजीवित है। मतलब ऐसे संसाधन जिनमें जान न हो, सांस न ले रहे हो, उन सभी संसाधनों को क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक संसाधन। ठीक है, यहाँ पर जैविक जस्ट उसका उल्टा, ये ऐसे संसाधन है जो सांस लेते हैं। मतलब पेड़ पौधे सांस लेते हैं, कौन सी गैस सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जैविक संसाधन में क्या कौन कौन से आ जाएंगे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे संसाधन है क्या, बेसिक संसाधन है, उसका हम यूज करते हैं। कैसे, भोजन के रूप में करते हैं। ओके, करते हैं ना, फल वगैरह उन्हीं से मिलता है ना, कि कहीं और से मिलता है? जानवर फल देते हैं क्या आपको? नहीं ना। तो पेड़ पौधे जैविक संसाधन में आ जाएंगे। और जितने भी जानवर हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, दूध पीने को मिलता है, जानवर से ही मिलता है ना, उनका मांस मिलता है, तो वो सारी चीज़ें किससे मिलता है, जानवर से। यानी कि ये सब हमारे लिए जैविक संसाधन में आ जाएंगे। मतलब जीवित प्राणी जितने भी है वो सारा संसाधन के रूप में जिनका उपयोग किया जाता हो, वो सारा जैविक संसाधन के रूप में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारे पास है क्या, ओके, यहाँ पर आगे में दिया हुआ कि भौतिक और जैविक संसाधन दोनों के दोनों जो है तकनीक के सहारे ही उपयोगी होते हैं। इस पर ये काफ़ी खास चीज़ यहाँ पर इसने बोला। क्या बोला इसमें कि यहाँ पर मैंने लिखा है भूमि, मृदा, नदियाँ, इस तरह के यहाँ पर दिया गया।
यहाँ पर ये ETC था। तो इनका यूज बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग कर नहीं सकते। भूमि है, क्या भूमि का आप खा लीजिएगा, उसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं। उसका यूज करने के लिए खेतों को जोतना पड़ता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। वहाँ पर रोपना पड़ता है, उसके लिए मानव चाहिए। ओके, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के आप भूमि का यूज नहीं कर सकते। यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का, तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। पहले के ज़माने में उत्पादन, भूमि पर उत्पादन काफ़ी कम होता था। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। ओके, ज़रूरत नहीं था। उस पर सारा क्रियान्वयन जो है लकड़ियों से उसको खोदा जाता था और वहाँ से वहाँ पर बीज लगाए जाते थे और वहाँ पर खेती करते थे। ठीक है, या अब यहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो इसलिए उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। मृदा, भूमि, मृदा। ओके, मृदा तो हमारा मिट्टी इसी टाइप का हो गया ना। ठीक, ये इसी का पार्ट है। भूमि हमारा मृदा में आ जाएगा। नदियाँ, नदी बह रही है, तो क्या नदियों पर जो है, नदियों का यूज हम कैसे करेंगे? उस पर बांध बनाया जाएगा। बिना टेक्नोलॉजी का आप बांध बना सकते हैं क्या? बिना टेक्नोलॉजी का, बिना उसके पानी को रोके? नहीं ना। तो नदियों का इस्तेमाल भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से भी हम लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर बांध बनाया जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का अपने आप ऐसे हो जाएगा क्या कि हाँ चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दो। नदी से ऐसे बोलने पर क्या इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वही इसमें एक लाइन बोल रहा था कि भौतिक और जैविक संसाधन को प्राप्त करने के लिए हमें तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। ओके, डायरेक्टली नहीं। ये तो हमारा था भौतिक के लिए। इस वाले पार्ट में पेड़ पौधे हैं, जैसे ये हमारा लकड़ी का बना हुआ है। अंदर वाला यहाँ पर ये जो है बना हुआ है, ये हमारा लकड़ी का बना हुआ है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ जो जैसे बोलें, अगर हम बोलेंगे कि हाँ मुझे एक बोर्ड चाहिए, तो क्या वो बोर्ड दे देगा? क्या दे देगा? वो नहीं ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले उस पेड़ को काटा जाता है, वहाँ से पटरा बनाया जाता है, उसके बाद उस पर उसको चिकना किया जाता है, उसके बाद उस पर लेयर चढ़ाया जाता है, तब जाकर इन सारी चीज़ों का जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इन सब में। ठीक है, जानवर हो गए, तो जानवर को भी खाना चाहिए। तो खाने के लिए इनके पास क्या क्या हो सकता है? घास चाहिए। तो घास को काटने के लिए भी हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। तकनीक उसमें कौन सा? हंसुआ। क्या टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? घास अपने आप कट जाएगा क्या? नहीं ना। तो उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। जानवर से दूध निकालना है, तो उसके लिए भी मशीन का यूज किया जाता है। जानवर से हमें अंडों का उत्पादन करना है, तो उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। तो ये अंडों का संरक्षण के लिए, उनके पैकिंग के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं, एक मतलब कि जानवर से उपभोक्ता के पास पहुंचाने तक हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इन संसाधनों का यूज करना है तो तकनीक का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होता है। कन्फर्म है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है एक शब्द दिया हुआ है, अरण्यो। अरण्यो ये शब्द है क्या? इसका मतलब होता है जंगल। क्या होता है? ये शब्द जो है जंगल से रिलेटेड है, जंगल से। ओके, इसमें लिटरेचर लिखा हुआ है अनादिकाल से ही, मतलब प्राचीन काल से ही अरण्यों में, मतलब जंगलों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। ओके, जैसे कि आप जो शहर में देखिएगा तो कम ही जानवर दिखाई देते हैं। जैसे कुत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे, गाय या भैंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शेर अगर आपको देखना हो तो वो आपको चिड़ियाघर के अलावा और जगह पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चिड़ियाघर के अलावा कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? शहर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही बोल रहा था, जंगलों में जो प्राचीन काल से ही जानवर और वन्य ये जो संसाधन है पहले से ही उपलब्ध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हमारे पास दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही हमारे ये पृथ्वी के ऊपरी सतह के अंदर वाले पार्ट में जो है मौजूद है, पहले से ही, लाखों साल पहले से ही, जिनका हम लोग तकनीक के इस्तेमाल से ही उनका यूज किया जाएगा। मतलब भौतिक में वो आ जाएंगे। कौन कौन सा? कोयला, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
ये जो भौतिक संसाधन है बिना टेक्नोलॉजी का, बिना तकनीक का हम लोग इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले उनको निकालना एक बहुत मुश्किल काम है अपने से। तो यानी कि पाइप लगा दिया आ गया, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर हमें पहले चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर कितना अमाउंट है भी या नहीं, वो तेल ही है या कोई और मटेरियल है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब वो बाहर निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, शुद्ध करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में तो निकलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक काफ़ी गाढ़ा पदार्थ होता है। इसके बाद यहाँ से केरोसिन निकलता है, उसके बाद पेट्रोल बनाया जाता है, उसके बाद डीजल बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है, मोबिल बनाया जाता है, तो इन्हीं से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे तब ना, निकालेंगे कैसे? तकनीक का हेल्प से, ठीक। तो वही इसमें दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आगे में ये भी बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे यहाँ पर तकनीक का विकास हुआ है और तकनीक के हेल्प से संसाधन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संसाधन बनाए जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जियो का डाटा या फिर अदर का डाटा काफ़ी सस्ता हो गया है। पहले 1 GB 300 रुपये में मिलता था, आज जो है 300 रुपये में ही 30 GB 35 GB ऐसा मिल रहा है, तो सस्ता तो हुआ है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है, वैसे जो है यहाँ पर संसाधन का भी इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। मतलब संसाधन का डायरेक्टली हम लोग यूँ कहा जाए तो ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर, ओके, टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास बेहतर रहेंगे तो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि हमारे पास संसाधन भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होंगे, ठीक। और आगे में ये बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हुआ, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से अलग अलग तरह के माइंडसेट के लोग आएंगे। कोई संख्या आएगा जो दिन भर सोचते ही रहता होगा कि किस तरह से प्रोडक्शन करें, किस तरह से क्या बनाया जाए, ओके। तो वो जब सोच रहा है तो वो किसी नए तकनीक का इस्तेमाल तो करेगा ही, बनाएगा ही। तो जब नए तकनीक का विकास हो रहा तो संसाधन में भी वृद्धि हो रहा। तो वही इसमें लाइन बोल रहा था क्या कि जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुआ, तकनीक का विकास हुआ और तकनीक के विकास के साथ साथ संसाधन के उत्पादन में त्वरित वृद्धि हुई। त्वरित मतलब अचानक से, ठीक है, अचानक से वृद्धि हुई, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी सभ्यता जो है उच्च होते जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सभ्यता जो है विकसित होते जा रही है। फिलहाल अभी हमारा देश जो विकासशील है, विकासशील कहने का मतलब पूरी तरह से उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जितना कि अदर देश पहुंच चुके हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में ही। तो हमारा देश अभी विकासशील है और बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित है, मतलब उस मुकाम तक हासिल कर चुके हैं जहाँ तक होना चाहिए, ठीक। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में वो भी अभी भी फेल है, ठीक। पता नहीं क्यों, कोरोना है ही ऐसी चीज़। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये फाइनली कहा जा सकता है कि संसाधन का जितना हम यूज करेंगे उसी तरह से हमारे जीवन जीने का निर्वाह क्षमता जो है ये बढ़ाएगा, ओके। और हमारे सोचने और काम करने की शैली भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि जीवन निर्वाह के साथ साथ हमारा देश जो है सांस्कृतिक में भी विकास कर रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है। म्यूजिक क्या अंदाज पर हो जाएगा क्या, म्यूजिक के लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो एक से एक ऐसे इक्विपमेंट बनाए जा चुके हैं, संसाधन बनाए जा चुके हैं जिनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह के हम लोग आवाज़ निकाल सकते हैं, ओके। बहुत तरह का म्यूजिक निकाला गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, क्या कोई दिक्कत इसमें? और आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस लास्ट इस पेज का देख लेते हैं। वहाँ पर दिखाया गया क्या, एक जिमरमैन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बताया था, क्या बोले थे, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। इसको किसने बताया था? जिमरमैन ने, ओके। जिमरमैन ने क्या बताया था, क्या बोला था उसने
कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है 8 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको 4, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जिम्मरमैन, चार्ल्स बेबेज, इस तरह का। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा जिम्मरमैन। क्लियर है ऐसा? ओके, मतलब इसका कथन बिल्कुल सटीक है। संसाधन एक्चुअल में होते नहीं, उससे हमें बनाने पड़ते हैं। ओके, नदी में पानी है, डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, उसको वहां से लाएंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तब अगर हम उसको पी सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें तकनीक चाहिए ना। तो इसका मतलब संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाना पड़ता है। कुएं में जब तक पानी है तो वो पानी है, वो हमारे फिलहाल संसाधन नहीं है। जैसे ही उसको निकाल कर बाल्टी में जब गिलास में आ जाएगा तब हम लोग पी पाएंगे, तब वो हमारे लिए क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जमीन के अंदर है पड़ा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकल कर आता वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो रहा। बाहर लाएंगे, प्यूरिफाई होगा, तब जाकर पेट्रोल उसका बनेगा। पेट्रोल बनने के बाद जब गाड़ी में डालेंगे, वहां से सिलेंडर देंगे, चलेगा, तब जाकर हम कहेंगे हाँ ये हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और नीचे लास्ट वाला देख लेते हैं इसमें। और इसमें क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि संसाधन आपको दिखाई ही दे। ओके, जैसे टीचर है, टीचर का जो टीचिंग होता है वो दिखाई नहीं देता। ओके, मेरा टीचिंग कहाँ पर है, वेयर इज? ओके, यहाँ पर है क्या, ये तो बोर्ड है, यहाँ पर है, वो क्या चीज़ है, वो बोर्ड है। तो ये हो गया, म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गया, तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी हमारे संसाधन है। वो किस तरह से उनका हम लोग यूज करते हैं, माइंड को रिफ्रेश करने में, माइंड को अच्छी तरह से मेंटेन करने में, स्ट्रेस को दूर करने में, इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब गायकी हो गया, नर्तक हो गए, या फिर शिक्षक हो गए, या फिर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो वो सब क्या है, वो सब भी हमारे लिए एक संसाधन है और काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट भी तो आप कर ही सकते हैं। तो वीडियो तो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नए दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।